प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी जानकारी मिर्जापुर से आ रही है। मिर्जापुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 127 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट भी वितरित करते हुए नजर आएंगे। मत्स्य आहार प्लांट के लिए अनुदान भी देंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। मिर्जापुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 127 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि मत्स्य आहार प्लांट के लिए अनुदान भी देते हुए नजर आएंगे। तो मिर्जापुर का दौरा ये कई मायनों में खास रहने वाला है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर के दौरे पर आज हैं। युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट वितरित करेंगे। विकसित भारत को संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बताते चले आपको कि कई दिनों से देखा जा रहा है, पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री युवाओं के प्रति पूरी तरह से जागरूकता फैलाने को लेकर भी नजर आ रहे हैं। टैबलेट वितरित कर रहे हैं, कई प्रशस्ति पत्र भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मिर्जापुर से संतोष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर के दौरे पर हैं। मिर्जापुर के दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है, बड़ी वजह क्या? जी, मिर्जापुर योगी जी का दौरा जो है ये पहली बार नहीं है। इलेक्शन के बाद जो है ये तीसरी बार जो है योगी जी मिर्जापुर जनपद का दौरा पे निकले हैं। यहाँ पर मझवा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से डॉक्टर रमेश बिंद विधायक थे और वहाँ पे उन्होंने इस बार सांसदी का चुनाव जीता है और वह सीट खाली हुई है, जिसके लिए उपचुनाव किया जा रहा है। उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए गठबंधन के पक्ष में लाने के लिए जो है लगातार यहाँ पर केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के दौरा कर चुके हैं। और आज उसी कड़ी में मिर्जापुर में सीएम योगी स्वयं मिर्जापुर में दौरा कर रहे हैं और 764 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का 127 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा बच्चों के ऋण में रोजगार देंगे, बच्चों को जो है टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे और 2 बजे से 3 बजे तक यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और यहाँ के जो विधानसभा प्रभारी हैं उनसे वार्ता करेंगे, चुनाव की समीक्षा करेंगे, चुनाव की रणनीति पर समीक्षा करेंगे। उसके बाद माता विंध्यवासिनी का दर्शन 2 से 2:30 बजे के बीच में ये योगी जी जो है चुनाव निरीक्षण के बाद जो है चुनाव का निरीक्षण के पश्चात माता विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद वाराणसी जाएंगे। लेकिन यह पहला नहीं, तीसरी बार इनका जो है दौरा है और वो विधानसभा उपचुनाव को जीत दर्ज कराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार परियोजनाओं का शिलान्यास, जनता जनार्दन को खुश करने के लिए पूरी तरीके से अपनी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक रखी है। मझवा वो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे आज 764 करोड़ का 127 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता को खुश करने का एक बहुत बड़ा सफल प्रयास करने जा रहे हैं। सीएम योगी जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है सीएम योगी यहाँ की जनता को खुश करने के लिए यहाँ का उपचुनाव अपने पक्ष में कुल मिला के संतोष ये कर ले कि मिर्जापुर का जो दौरा है ये बेहद अहम होगा, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर में भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नाव से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। आपको बताते चले कि उन्नाव पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश ढेर हो गया है। सुल्तानपुर डकैती का आरोपी हुआ ढेर। बताते चले आपको कि एसटीएफ लखनऊ ने ये मोर्चा संभाला और उन्नाव पुलिस के साथ मुठभेड़ किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के सिर में गोली लगी। बताते चले आपको कि अभियुक्त को अस्पताल में लेकर पुलिस पहुंची है। डॉक्टर ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया है। तो आपको बताते चले कि मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई है। अभियुक्त को अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची। हालांकि डॉक्टर की ओर से
मृत घोषित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सुल्तानपुर डकैती का जो आरोपी था वो पूरी तरह से ढेर हो गया है। डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। आपको बताते चले कि मुठभेड़ के दौरान सिर में गोली लगी। गोली लगने के बाद जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों की ओर से मृत घोषित कर दिया गया है। तो उन्नाव से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश ढेर हो गया है। सिर में गोली लगी है। सुल्तानपुर डकैती का जो आरोपी है वो ढेर हो गया है। आपको बताते चले कि डॉक्टर ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया है। चैतन्य त्रिपाठी हमारे सहयोगी उन्नाव से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चैतन्य, क्या कुछ जानकारी? पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई है और यहाँ पर जो बदमाश है उसको डॉक्टर की ओर से मृत घोषित कर दिया गया है। अपडेट क्या कुछ? जी खुशबू, बताना चाहूंगा कि लगातार यूपी एसटीएफ ऐसे बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के क्रम में जो सुल्तानपुर डकैती का आरोपी अनुज जो था वो उन्नाव में छुपा था, ये जानकारी एसटीएफ को मिली, जिसके बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई। मुखबिर को एक्टिव किया गया। पता चला कि उन्नाव के अचलगंज क्षेत्र में वो छुपा हुआ है, जहां पर उन्नाव पुलिस के संयुक्त मिलकर जो है एसटीएफ ने कार्रवाई की, जिसमें मुठभेड़ हुई है। आरोपी ने खुद को घिरा जो देखकर जो है एसटीएफ पर भी गोली चलाने का प्रयास किया है। जैसा कि एसटीएफ का बयान आया है, उन्होंने बताया है कि जब अभी जो फायरिंग हुई है उसमें उसके सिर पर गोली लगी है और जिससे जो मुठभेड़ है वो बदमाश पहले घायल हुआ है, उसके बाद उसकी मौत हो गई है। और साथ में बताना चाहूंगा कि जो बदमाश है उसने 28 अगस्त को सुल्तानपुर के भरत जी ज्वेलर शॉप पे ये चोरी की थी। करीबन 1 करोड़ 35 लाख की ज्वेलरी वहां से ये लोग चुरा के भागे थे, जिसमें 3 बदमाशों जो आज कार्रवाई हुई उसमें 3 बदमाशों के पैर में गोली मारी गई है। 4 और आरोपी जो है गिरफ्तार किए हैं, लेकिन अभी भी 3 फरार हैं और 1 की मौत हो चुकी है। जी चैतन्य, जिस तरह से पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ चल रहा था, तो क्या जो बदमाश था वो अकेला था या कोई गिरोह के साथ था या फिर और कुछ बदमाश इसमें शामिल थे? जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि इसमें 3 फरार हैं और जिसमें लगातार जो बदमाश थे वो लोकेशन बदल रहे थे और इसमें जो 3 बदमाश थे वो आज अचलगंज के उन्नाव के अचलगंज में जिनको छुपा देखा गया, उसमें जो है 2 बदमाश भागने में फरार हुए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार बोला जा रहा है कि 1 बदमाश फरार हुआ है और 1 के साथ जो है इनकाउंटर की कार्रवाई में उसे मार गिराया गया है। आज जो ज्वेलर शॉप में ये चोरी हुई थी वो 1 करोड़ 35 लाख की थी। इससे पहले भी जो यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई की थी, इसमें जो सपा का प्रतिनिधि मंडल है उसने यादव पर बयान देकर, मंगेश यादव का जो एसटीएफ ने इनकाउंटर किया था उस पर बयानबाजी काफी तगड़ी हुई थी। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे जो मारा गया है अनुज जो मारा गया है उस पर किस तरीके की जो सपा प्रतिनिधि मंडल है वो किस तरीके की कार्रवाई करता है। जी बहुत शुक्रिया चैतन्य तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि उन्नाव में एसटीएफ लखनऊ उन्नाव पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई है, जिसमें बदमाश के सिर में गोली लगी है और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के असम पहुंचे, जहां उन्होंने अनाज मंडी में बीजेपी के प्रत्याशी योगेंद्र राणा के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया है, जहां सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने ननकाना साहिब कॉरिडोर बनाने में बहुत रोड़े अटकाए। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का दायित्व था कि पहला कार्यकर्ता अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता। कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को भारत की आस्था का नहीं, अपने वोट बैंक की चिंता थी। उन्हें सत्ता चाहिए थी, देश की कीमत पर सत्ता। याद करिए, पाकिस्तान में ननकाना साहिब कॉरिडोर बनाने के लिए कांग्रेस ने रोड़े अटकाने का कार्य किए थे। आज भी ननकाना साहिब में वहां पर जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की प्रकाश पर्व आता है, वहां पे हरि कीर्तन नहीं करने दिया जाता है, रोका जाता है। कांग्रेस का इतिहास तो कत्लेआम का रहा है। 1984 में सिख बंधुओं के साथ क्या किया था, और अभी राहुल गांधी क्या बोल रहे थे विदेश में जाकर के, सिखों को गाली दे रहे थे, भारत को अपमान कर रहे थे, भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने का कार्य कर रहे थे। जो कांग्रेस
भारत की मान, गुरुओं की परंपरा का अपमान कर रही हो। जो कांग्रेस भारत के बाहर जाकर के जिस कांग्रेस के नेता भारत का अपमान करते हो, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हो, उस कांग्रेस से उम्मीद करना कि कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान करेगी, ये बेवकूफी होगी। और कांग्रेस जो की थी उसको उसके हालात पर पहुंचाने का काम जनता जनार्दन ने किया। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के जिनकी नरवाना पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी कृष्ण बेदी के लिए भाजपा की नरवाना की नई अनाज मंडी में आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत की। वहीं उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में प्रदेश की सर्वदा मुक्ति दिलाने की भी बात कही है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था मेरी सरकार जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके कार्य करेगी। मेरी सरकार का मंत्र होगा जिसमें समान रूप से एक सर्वसमावेशी विकास का कार्य होगा और इस सर्वसमावेशी विकास ही राम राज्य के अवधारणा को पूरा करेगा। और इसके लिए उन्होंने मंत्र दिया था सबका साथ, सबका विकास का। बहनों और भाइयों, याद करिए, कांग्रेस तो आपके पास आएगी, नारा देगी, इन लोग भी आपके पास आएगी, जाति का नारा देगी, विभाजन की नारा देगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और इन लोगों से पूछना चाहता हूं, इन्होंने जब इन्हें सत्ता मिली थी तब क्या किया था? कैसे कैसे नजारे थे इनके समय में? लूट धड़ल्ले से होती थी, यहां तक कि हिंदू मंदिरों से भी ये लोग पैसा ले लेते थे। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर पहले माननीय खट्टर जी के नेतृत्व में, सिर्फ नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार कार्य की है। आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, बुनियादी सुविधाएं जनता जनार्दन को मिली है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता गायब थे, इन लोगों के नेता गायब थे, कोई सेवा का कार्य नहीं कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी तब नारा देती थी कि सेवा ही संगठन है और एक एक कार्यकर्ता सरकार के साथ मिलकर के जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा था। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी इस जज्बे के साथ आज भारत को एक नया नेतृत्व देने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है और इसी कारण से आज मैं आपके बीच आया हूं। सपा सांसद डिंपल यादव एक कार्यक्रम में मैनपुरी पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है तो ये लागू करती है और अगर स्कोप नहीं दिखता है तो लागू नहीं करती है। मैंने ये बयान नहीं सुना है और हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्या भाषा शैली है और वो किस तरह के विवादित बयान लगातार देते हैं। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इस बात की टीस है उनको कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस रहा है और जो सीटें जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बात से उत्तेजित महसूस हुए। जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही है, अगर उनकी पार्टी को कहीं से भी वो बेहतर स्कोप दिखता है भारतीय जनता पार्टी को, अगर इन बातों को जो कहती है ये, तो वो लागू करती है और अगर स्कोप नहीं दिखता तो वो लागू नहीं करती है। जहां एक तरफ बड़े नेता वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं, वहीं हरियाणा का चुनाव पहले करा रहे हैं, उपचुनाव का अभी कोई डेट निर्धारित नहीं हुई है। वही महाराष्ट्र के चुनाव जो नवंबर में होने हैं उसकी भी कोई डेट आज तक नहीं आई है। तो मैं समझती हूँ कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत फर्क है और जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी खाली ये उस नियत और उस नीति से काम करेगी। भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को एक बार फिर से अनजान नंबर से धमकियों भरा कॉल भेजा गया है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार धमकियों भरे कॉल से
डराया और धमकाया गया है उन्हें। धमकियों भरे कॉल पर राकेश टिकैत ने टिप्पणी देते हुए कहा कि अब मौत से क्या डरना। लोग बहुत बदतमीजी फोन पर करते हैं, कुछ गाली गलौज करते हैं, कुछ धमकियां देते हैं, कुछ चेहरा बिगाड़ने की बात करते हैं। हम इस तरह के जो लोग हैं इनके फोन को ब्लॉक कर दें और कुछ जो ज्यादा तंग करता रहे अलग अलग फोन से, तो उसको फिर पुलिस को बताना पड़ता है हमको। तो आज क्या हुआ? ये अभी 3 दिन पहली घटना है, तो 3 दिन पहले भी उसका फोन आया राजवीर सिंह पंवार के नाम से, तो उसकी तहरीर हमने बागपत में दी है, जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने दी, कमेटी के लोगों ने, क्योंकि उसने सुनहेड़ा गांव का निवासी बताया था। सुनहेड़ा गांव बागपत में है। सहारनपुर में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस वार्ता की है। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशी में प्रधानमंत्री और देश के विरुद्ध अनाप शनाप बोल रहे हैं। अब कांग्रेस केवल और नकारात्मक राजनीति कर रही है। राहुल गांधी दिन प्रतिदिन डिक्शनरी खोलते हैं, किस प्रकार से मोदी जी को गाली दे सके, किस प्रकार से भारत का मान सम्मान नीचा कर सके। विदेशों में जाकर के राहुल गांधी उल जलूल भारत के लोकतंत्र के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, भारत के बारे में इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती कि भारत कमजोर हो, देश कमजोर हो, देश को अलगाववादियों को समर्थन कांग्रेस देती है। इस प्रकार का लगातार कांग्रेस का स्वभाव ही रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के वक्तव्य अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। समाज को बांटने का काम और लगातार जो अपराधी और माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, इस प्रकार का काम करते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी का अगर आप देखेंगे तो मानसिकता ही अपराधी की, जिसकी मानसिकता अपराधी को, तो वो देश को अपराध मुक्त कैसे बनाएगा। जब समाजवादी पार्टी का समय था, जब इनकी सरकार थी, तो आप सबको ध्यान है कि दंगे शुरू होते थे। पहले आगरा से शुरू हुए, उसके बाद कोसी दंगे शुरू हो गए, उसके बाद पिलखुआ हो गया, पिलखुआ के बाद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सब जगह दंगा होते हैं। अखिलेश यादव जी के समय 100 दंगे उत्तर प्रदेश में हो गए थे, 100 से अधिक, और अपराधियों का संरक्षण वो करते थे, अपराधियों को बोलबाला था। प्रदेश की जनता उनको नहीं भूली है। लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय कानपुर के पूर्व छात्रों की संस्था के संस्थापक ओम शंकर त्रिपाठी ने शिरकत की है। वहीं उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि विश्व मानव और जीव मानव रक्षा के लिए इस संस्था का हर सदस्य का दिल जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया है कि मानवाधिकार के लिए संगठन पूरे तन मन से जुटा है। नाम है पूरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय, और ये विद्यालय तमाम हैं, बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा हैं, ग्लोबल विद्यालय हैं, तमाम तरह तरह के विद्यालय हैं। लेकिन वो विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आकस्मिक मृत्यु के बाद खोला गया, और वो मृत्यु बड़ी रहस्यात्मक थी। वो मृत्यु दरअसल उनकी हत्या थी। तो उससे जो राष्ट्रीय विचार के लोग थे, जो बहुत दिन से राष्ट्र की सेवा कर रहे थे, जिस संस्था का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी के स्वयंसेवक कार्यकर्ता दीनदयाल जी थे। वो राजनीति में काम करते थे, उस समय भारतीय जनसंघ उसका नाम था, और उन्हीं लोगों के द्वारा हम लोग भी परिपोषित हुए हैं। हम लोगों का भी विचार था, ये उनका विचार था कि ये भारत राष्ट्र जो है यह सनातन काल से आया है, और इसकी एक अपनी संस्कृति है। तमाम तरह तरह बाहर के लोग आए, और वो आने के बाद यहाँ पर उन्होंने उत्पात किए, अत्याचार किए। तो इसलिए हम लोगों को भारतीय जीवन दर्शन में जो विश्वास रखने वाले हैं उनको संगठित करना चाहिए।
आजाद अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर संत कबीर नगर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जाति के आधार पर माफियाओं का चयन करके इनकाउंटर किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को भी जायज बताया है। साथ ही 2027 में चुनाव लड़ने की भी बड़ी बात कही है। मौजूदा सरकार अपने यह जितने भी दावे करे कि वो माफिया विरोधी काम कर रही है, लेकिन ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि इन्होंने मेरा माफिया और तेरा माफिया को इस हद तक विभाजित करके दिखा दिया है। श्री ब्रजेश सिंह इस सरकार में 30 साल बाद जेल से बाहर आए, जो किसी सरकार में नहीं छूटे वो इस सरकार में छूटे हैं और जानकारी के अनुसार स्पष्टतया पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम व्हाट्सएप पे लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं, जो मेरा माफिया के लोग हैं, जिनको पूरी तरह से संरक्षण हर जिले जिले में प्राप्त है। इसके विपरीत जातीय आधार पे, धार्मिक आस्था आधार पे और राजनीतिक आधार पे माफियाओं का चयन करके एनकाउंटर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। हमारा स्पष्ट आरोप है सरकार पे, यह अकेली सरकार है जिसमें जेल में 2 बार हमले होके 2 बड़े माफिया, एक मुन्ना बजरंगी और एक बांदा में मुख्तार के लोग जेल में मारे गए। यह पहली सरकार है जिसमें लखनऊ के कोर्ट में एक माफिया जो विरोधी माफिया था उसकी हत्या हुई, जीवा की। यह अकेली सरकार है जिसमें पुलिस कस्टडी में अनीस और उसके भाई की हत्या हुई। उसके बाद भी जबकि वह लगातार चीखता रहा कि मेरी हत्या पुलिस कस्टडी में हो जाएगी। निष्कर्ष यह है कि हमारी पार्टी का यह स्पष्ट आरोप है कि यह सरकार माफियाओं को 2 निगाह से देख के पुलिस और एसटीएफ के बल पे उनका वर्गीकरण करके मेरा माफिया को संरक्षण दे रही है और तेरा माफिया को एलिमिनेट कर रही है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।